भारत की कहानी केवल राजाओं और रजवाड़ों की नहीं है। ये कहानी है उन करोड़ों लोगों की जिन्होंने बराबरी के अधिकार के लिए पीढ़ियों तक संघर्ष किया, बिना थके, बिना झुके। ये सिर्फ आरक्षण की कहानी नहीं है, ये कहानी है समानता की, तर्क की और न्याय की। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही जातिगत असमानता ने एक बड़े वर्ग को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से वंचित रखा। सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में ओबीसी आरक्षण वह ऐतिहासिक कदम था जिसने वंचितों को बराबरी का अधिकार दिया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की सोच और मंडल आयोग की सिफारिशों ने भारतीय लोकतंत्र को न केवल नई गहराई दी, बल्कि उस समानता के आदर्श को साकार किया जो संविधान की आत्मा में निहित है। स्वागत है आपका तर्क लोक में, जहां हर सवाल का जवाब तर्क से मिलेगा और हर कहानी बोलेगी सत्य की भाषा। अध्याय 1, जाति का उद्भव और भारतीय समाज की संरचना। बहुत पुरानी बात है, जब भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। नदियां अपने प्रवाह में गीत गाती थीं और सभ्यताएं गंगा सरस्वती के किनारे बसती जा रही थीं। मनुष्य खेती करने लगा था, नगर बस रहे थे और जीवन धीरे धीरे संगठित होने लगा था। लेकिन इसी संगठित जीवन के बीच जन्म लेने लगी एक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। यह कोई एक दिन में नहीं बनी, यह तो शताब्दियों की परतों में धीरे धीरे आकार लेती गई। कहानी शुरू होती है ऋग्वैदिक काल से। उस समय समाज अपेक्षाकृत सरल था। लोग अपने कर्म के अनुसार भूमिका निभाते थे। कोई यज्ञ करता था, कोई युद्ध लड़ता, कोई व्यापार करता, कोई सेवा। धीरे धीरे इन भूमिकाओं ने स्थायी रूप ले लिया और जन्म के आधार पर बांट दिया गया समाज। यहीं से जन्म हुआ 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, जिन्हें ज्ञान और वेदों का संरक्षक माना गया, वे समाज के शिक्षक थे, धर्म के रक्षक। क्षत्रिय, जो समाज की सुरक्षा करते थे, युद्ध लड़ते, शासन चलाते। वैश्य, व्यापार, कृषि, पशुपालन में लगे। और अंत में शूद्र, जो समाज की सेवा से जुड़े कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये विभाजन कर्म से हटकर जन्म से तय होने लगा। यही वह बिंदु था जहां से भेदभाव का बीज अंकुरित हुआ। मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों ने इस विभाजन को स्थायी बना दिया। कहा गया, अब्राह्मण सिर से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से और शूद्र पांव से। इस प्रतीक ने एक संदेश दिया कि समाज के कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ नीचे। यहीं से शुरू हुई सामाजिक ऊंच नीच की दीवारें। शूद्र और तथाकथित अवर्ण समाज का बड़ा हिस्सा बन गए। उन्हें न शिक्षा का अधिकार मिला, न धर्म ग्रंथ पढ़ने का, न मंदिरों में प्रवेश का। यहाँ तक कि उनका स्पर्श भी अशुद्ध माना जाने लगा। इस अस्पृश्यता ने समाज को भीतर से बांट दिया। लेकिन हर युग में विरोध की आवाज भी उठती रही। कहीं कोई संत कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहीं बुद्ध ने कहा, सभी प्राणी समान हैं, कर्म ही श्रेष्ठता का मापदंड है। पर सत्ता और धर्म के गठबंधन ने इन विचारों को दबा दिया। सदियों तक शूद्र और पिछड़े वर्ग समाज की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर बने रहे। यह केवल सामाजिक विभाजन नहीं था, बल्कि आर्थिक और शैक्षिक नियंत्रण का भी तरीका था। जिनके पास ज्ञान था, वे शासन करते रहे। जिनके पास श्रम था, वे सेवा करते रहे। और यह असंतुलन भारत के सामाजिक ढांचे में गहराई से जड़ें जमा चुका था। यही जाति व्यवस्था बाद में गांवों की संरचना, पेशों की परंपरा और यहाँ तक कि विवाह की सीमाओं तक पहुँच गई। हर व्यक्ति को जन्म से तय कर दिया गया कि वह क्या करेगा, किससे शादी करेगा और किसके साथ खाएगा भी नहीं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी उस यात्रा की जिसने आगे चलकर ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता पैदा की। क्योंकि जब सदियों तक किसी वर्ग को पीछे रखा जाए,
तो इतिहास न्याय की मांग करता है, और वह न्याय धीरे धीरे आने वाला था। कभी फुले के रूप में, कभी आम्बेडकर के रूप में, कभी मंडल के रूप में। अध्याय 2, मध्यकाल, अब भक्ति आंदोलन और समानता की आवाजें। समय की धूल में ढका भारत, जहां मंदिरों के ऊंचे शिखरों से लेकर गलियों के निचले कोनों तक एक गहरी खामोशी पसरी थी। सदियों से शूद्र और तथाकथित अवर्ण वर्ग समाज के कोनों में धकेले जा रहे थे। उनके श्रम से राजमहल चमकते, पर उन्हें महल के दरवाजे तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। यह था मध्यकाल, जब धर्म, जाति और सत्ता का गठजोड़ समाज पर भारी था। मंदिरों में पुजारी, राजमहलों में राजा और गांवों में जमींदार, सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बना चुके थे जहां इंसान का मूल्य उसके कर्म से नहीं, जन्म से तय होता था। पर इसी अंधेरे में कुछ दीपक जले, कुछ आवाजें उठीं, जो कहने लगी कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर बसता है। समानता की पहली किरण, बुद्ध और नाथ संप्रदाय की परंपरा। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव अब भी समाज में गूंज रहा था। सभी प्राणी समान हैं, ये विचार एक बीज की तरह जड़ें जमा चुका था। बौद्ध मठों में जाति की दीवारें नहीं थीं। कोई भी भिक्षु बन सकता था, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो। बाद में नाथ पंथ, सिद्ध पंथ और तांत्रिक परंपराओं ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। इन संप्रदायों में कर्म, साधना और आचरण को जन्म से ऊपर रखा गया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत, जनता की भाषा में विद्रोह। 13वीं से 17वीं सदी के बीच भारत में एक नई चेतना फैली, भक्ति आंदोलन। यह केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। यह आंदोलन संस्कृत के विद्वानों से नहीं, बल्कि गांवों के कवियों, संतों और सामान्य लोगों से उपजा था। संत कबीर जाति के जाल को तोड़ने वाली आवाज। कबीर का जन्म वाराणसी के पास एक जुलाहे परिवार में हुआ। वे न किसी मंदिर के पुजारी थे, न किसी दरबार के कवि, लेकिन उनके शब्द समाज की जड़ों तक पहुंचते थे। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर ने कहा कि ईश्वर का रास्ता ना तो मंदिर से जाता है, ना मस्जिद से, वह रास्ता भीतर जाता है। उनके दोहे समाज की दीवारों पर लिखे गए प्रश्न थे, जो पूछते थे, अगर सब ईश्वर की संतान हैं, तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे? कबीर के शब्दों में आग थी, पर वह आग विनाश नहीं, समानता की मशाल थी। रैदास, रविदास तो कर्म से महानता की परिभाषा। कबीर के ही समकालीन थे संत रविदास, जो चर्मकार समाज से आते थे। उन्होंने समाज को बताया कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, जाति से नहीं। उनके भजन आज भी गूंजते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने बेगमपुरा नामक एक ऐसे कल्पनालोक की कल्पना की, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यह एक समानता पर आधारित यूटोपियन समाज था, जो बाद में अंबेडकर जैसे विचारकों के सपनों की जड़ बना। नामदेव, एकनाथ और ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र का समाज सुधार। पश्चिम भारत में विट्ठल भक्ति परंपरा के संतों ने जाति की जंजीरों को चुनौती दी। ज्ञानेश्वर ने मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखी, ताकि साधारण लोग भी वेदों का ज्ञान समझ सकें। नामदेव और एकनाथ ने कहा, ईश्वर को पाने के लिए मंदिर में नहीं, मन में झांको। ये सभी संत सामान्य जातियों से थे, पर उनकी वाणी ने ब्राह्मणवादी दायरे को तोड़ दिया। दक्षिण भारत में पेरियार का पूर्व रूप वो भक्ति और आत्मसम्मान की चेतना। दक्षिण भारत में भक्ति का स्वर और भी तीखा था। अलवार और नयनार संतों ने जाति से ऊपर उठकर भक्ति का मार्ग दिखाया। वे कहते थे, ईश्वर केवल ब्राह्मणों का नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो सच्चे मन से भक्ति करे। यह विचार आगे चलकर तमिलनाडु के आत्मसम्मान आंदोलन की नींव बना, जहां पेरियार जैसे विचारकों ने जाति के खिलाफ युद्ध छेड़ा। गुरु नानक, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं,
पंजाब की धरती पर जब गुरु नानक ने जन्म लिया तो उन्होंने सीधे सवाल किया, अगर सब ईश्वर के बच्चे हैं तो एक दूसरे से भेद क्यों? उनकी वाणी ने धर्म की जड़ता को तोड़ा। एक ओंकार सतनाम। उन्होंने कहा, ईश्वर किसी विशेष जाति या धर्म में सीमित नहीं। जो परिश्रम करता है, ईमानदारी से जीता है, वही सच्चा भक्त है। गुरु नानक ने श्रम की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित किया, यानी वही मूल्य जो बाद में ओबीसी समुदाय के संघर्ष का केंद्र बने। भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने दो सबसे बड़े काम किए। धर्म का लोकशाहीकरण। ज्ञान अब केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रहा। हर आम आदमी अपनी भाषा में ईश्वर से बात कर सकता था। सामाजिक समानता की चेतना। जाति की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। यह आंदोलन भले पूरी तरह जाति नहीं मिटा पाया, पर उसने असमानता को पाप कहना शुरू किया। मुगल काल और जातिगत संरचना। मुगल शासनकाल में प्रशासनिक स्तर पर जाति की पहचान उतनी कठोर नहीं थी, पर सामाजिक जीवन में यह अब भी गहरी थी। गांवों में पेशे तय थे। लोहार, बढ़ी, नाई, तेली, कुंभार, धानुक, पासवान, यादव, कुर्मी, निषाद। हर जाति को एक पेशे में बांध दिया गया था। मुगल शासन ने इन पेशों को जागीर प्रणाली में ढाल दिया और इस तरह जाति और आर्थिक स्थिति दोनों एक दूसरे से जुड़ गईं। भक्ति आंदोलन से आधुनिक चेतना तक। भक्ति आंदोलन ने ये समझा दिया कि जाति केवल एक भ्रम है जो सत्ता और धर्म ने मिलकर बनाया है। लेकिन यह आंदोलन सामाजिक बराबरी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि राजसत्ता अब भी ऊंची जातियों के हाथों में थी। फिर भी इस आंदोलन ने वह बीज बो दिया जो आगे चलकर ज्योतिराव फुले, आम्बेडकर और मंडल आयोग जैसे आंदोलनों में अंकुरित हुआ। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर को धरती पर उतारा और इंसान को स्वर्ग की ओर बढ़ाया, परंतु अभी भी यात्रा अधूरी थी, क्योंकि समानता की आवाजें अब राजनीति, शिक्षा और संविधान की गलियों में गूंजने वाली थीं। अध्याय 3। ब्रिटिश काल और जातियों की गिनती जब आंकड़ों ने असमानता को उजागर किया। भारत। 19वीं सदी का भारत, जहां साम्राज्य बदल चुके थे पर जाति नहीं, जहां अब राजा नहीं, अंग्रेज शासक थे, लेकिन समाज की सीढ़ियां वही थीं। ऊपर ब्राह्मण और जमींदार, नीचे कारीगर, किसान और मजदूर वर्ग। ब्रिटिश शासन के शुरुआती दिन अंग्रेजों का उद्देश्य शासन चलाना था, सुधार नहीं। परंतु वे एक बात से बहुत प्रभावित थे। भारत में जाति एक अदृश्य शासन तंत्र है। हर गांव, हर पेशा, हर रिश्ते में जाति का असर गहराई तक समाया था। ब्रिटिश अफसरों को समझ में आया कि अगर भारत पर शासन करना है तो इस जातिगत ढांचे को समझना जरूरी है। 1871 पहली बार जातियों की गिनती। सन 1871 भारत में पहली बार जनगणना हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये जनगणना आधुनिक अर्थों में पहली सामाजिक एक्सरे थी। जनगणना अधिकारी गांव-गांव गए और लोगों से पूछा गया, आपकी जाति क्या है? ये सवाल नया था। कई लोग समझ नहीं पाए। जाति तो जन्म से तय होती थी, इसे गिनने की क्या जरूरत? लेकिन अंग्रेजों ने इसे बड़ी गंभीरता से दर्ज किया। हर जाति का नाम, पेशा, संख्या और उनकी सामाजिक स्थिति सब लिखा गया। ब्रिटिश नीति, डिवाइड एंड रूल। अब यह गिनती सिर्फ शासनिक सुविधा के लिए नहीं थी। अंग्रेजों ने बहुत जल्दी समझ लिया कि भारत की एकता को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है जाति का इस्तेमाल। वे कहते थे, अगर हम जातियों को एक दूसरे के खिलाफ रख दें तो कोई हमें चुनौती नहीं दे पाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने समाज को अपर कास्ट्स, इंटरमीडिएट कास्ट्स, डिप्रेस्ड क्लासेस और ट्राइब्स जैसे वर्गों में बांटना शुरू कर दिया। जनगणना 1881, 1891 और 1901 पर वर्गीकरण की राजनीति।
हर 10 साल में जनगणना होती रही। 1881, 1891 और फिर 1901 में अंग्रेज अफसर H. रिस्ली ने जातियों को शारीरिक संरचना और सामाजिक दर्जे के आधार पर बांटा। उन्होंने लिखा, भारत में जाति वही है जो इंग्लैंड में वर्ग। उनके लिए भारत एक जातिगत प्रयोगशाला था। वे हर समुदाय को एक रैंक देते थे, 1 से लेकर 200 तक की सामाजिक सीढ़ी। ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और नीचे शूद्र व डिप्रेस्ड क्लासेस। यानी पहली बार जाति को एक आंकड़े और रिपोर्ट में बदल दिया गया। 1931 आखिरी जाति आधारित जनगणना। सन 1931 भारत की आखिरी जाति आधारित जनगणना हुई। यही वह जनगणना थी जिसने पहली बार बैकवर्ड क्लासेस शब्द का इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत की लगभग 52% आबादी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी है। यह आंकड़ा आगे चलकर मंडल आयोग 1980 की रिपोर्ट की नींव बना। ओबीसी की जड़ें अंग्रेजों की सोशल इंजीनियरिंग। अंग्रेजों ने प्रशासन में जातियों को शामिल करने के लिए आरक्षण जैसा कुछ प्रयोग किया, पर अपने हित के लिए। वे दलितों और पिछड़ों को ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ा करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे। 1909 के मोलेमेंटो सुधार और 1919 के मोंटागु-चेल्म्सफोर्ड सुधार में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विचार आया, यानी अलग अलग जातियों के लिए अलग प्रतिनिधि। लेकिन इसी विभाजन ने चेतना भी जगाई। पिछड़े वर्गों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वे सिर्फ सेवक नहीं, बल्कि समाज का बड़ा हिस्सा हैं। अब वे समझने लगे थे कि संख्या शक्ति ही राजनीतिक शक्ति है, और यह विचार धीरे धीरे एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेने लगा। फुले, शाहूजी महाराज और पेरियार की चेतना। ब्रिटिश काल में जब ऊंची जातियां अंग्रेजी शिक्षा और नौकरियां पाने लगीं, तो पिछड़े वर्ग फिर पीछे रह गए। तब कुछ क्रांतिकारी आवाजें उठीं। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहूजी महाराज और पेरियार ईवी रामासामी। फुले ने कहा, शिक्षा ही मुक्ति का पहला द्वार है। उन्होंने पहली बार शूद्र अतिशूद्र शब्द का प्रयोग किया, जिसे हम आज ओबीसी और एससी के रूप में जानते हैं। शाहूजी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में 1902 में ही पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण दे दिया था। यह भारत में पहला सामाजिक न्याय प्रयोग था। ब्रिटिश शासन के अंत तक जाति एक आंकड़ा नहीं, आंदोलन बन चुकी थी। अब जाति केवल धार्मिक या सामाजिक पहचान नहीं थी, बल्कि राजनीतिक अधिकार का सवाल बन गई थी। पिछड़े वर्ग समझ चुके थे कि जब तक उन्हें शासन और शिक्षा में हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक बराबरी सिर्फ किताबों में रहेगी। ये वही दौर था जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, पर एक और लड़ाई अंदर ही अंदर चल रही थी, सामाजिक बराबरी की। और जब आज़ादी मिली, तो यही चेतना संविधान में दर्ज हुई। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अंग्रेजों ने जाति को गिना, भारतीयों ने जाति को समझा, और फिर उस समझ से निकला समानता का नया अध्याय। अगले अध्याय में देखेंगे कैसे भारत के स्वतंत्र होते ही संविधान में सामाजिक न्याय की नींव रखी गई, और कैसे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने आरक्षण के सिद्धांत को कानून में दर्ज किया।